नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। हरियाणा की गठबंधन सरकार में पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। चंडीगढ़ में मंगलवार को 2 नए मंत्रियों को हरियाणा राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान हिसार से विधायक कमल गुप्ता और टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। दोनों ही मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा सचिवालय में पहुंचकर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। दोनों मंत्रियों को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनके कार्यालय में पहुंचकर कुर्सी पर बैठाया और औपचारिक तौर पर दोनों मंत्रियों को कार्यभार ग्रहण करवाकर उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। इससे पहले हरियाणा राजभवन में हुए समारोह में दोनों मंत्रियों की जब शपथ हुई तो तमाम मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक समेत दोनों मंत्रियों के परिवार के लोग समेत उनके समर्थक पहुंचे थे। अब दोनों मंत्री बन चुके हैं, कार्यभार उनको संभलवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो जल्द ही दोनों ही मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे हुए थे। यहां पर सबसे पहले वो आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर मेट्रो की प्रदर्शनी देखी। इस प्रदर्शनी में मेट्रो के शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक के सफर को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो का सफर तय करके आईआईटी से गीतानगर स्टेशन तक पहुंचे। इसके बाद वो निराला नगर रेलवे ग्राउंड पहुंचे और वर्चुअल रूप से मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया है। इस पाइपलाइन के लोकार्पण के बाद अब बीना रिफाइनरी से पनकी सीधे जुड़ गया है। यानी कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को आज 2 बड़ी सौगात दे गए हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो 11,076 करोड़ रुपए की लागत से बन रही कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया और 1524 करोड़ की लागत से बन रही बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि चूंकि दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.50 के ऊपर पहुंच चुकी है, तो ऐसे में ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत लेवल 1 की पाबंदियां दिल्ली में लागू होती हुई नजर आएंगी, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू दिल्ली में अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इसके अलावा ऑड इवन के तहत जरूरी दुकानें और मॉल खुलते हुए नजर आएंगे। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी। रेस्टोरेंट, दिल्ली मेट्रो और बार 50% लोगों के साथ खुलते हुए नजर आएंगे। बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क, ये तमाम चीजें जो हैं फिलहाल दिल्ली में बंद होंगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर दिल्ली में खुलते हुए नजर आएंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो और बस की बात करें तो खड़े होकर यात्रा करने पर अब दिल्ली मेट्रो और बस में पाबंदी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे करके दिल्ली में पाबंदियां भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों के मन में शंका और दहशत पैदा कर दी है। कम से कम 19 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 160 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हो गए, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। लेकिन नाइट कर्फ्यू का लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार दिन प्रतिदिन ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन बढ़ते केसों के साथ सरकार की भी अब चिंताएं बढ़ने लगी है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पाबंदियों का पालन करें। बढ़ रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस 160 से ज्यादा हो चुके हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन और कोरोना संकट को देखते हुए
दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जुलाई में हमने ग्रैब बनाया था ताकि साइंटिफिक तरीके से पाबंदियां लागू की जा सकें और अब फिर से दिल्ली में ग्रैब को लागू करने का निर्णय लिया गया है और येलो अलर्ट लागू कर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां काफी जोरों शोरों पर हैं। इस बीच तमाम चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम भी राज्य में 3 दिन के दौरे पर आ चुकी है। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस और तीसरी लहर के आने की आशंकाओं के बीच इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में भी चुनाव आयोग की टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज करने की बात कही थी। हालांकि इन सभी तस्वीरों से ये बात तो साफ होती है कि चुनाव आयोग किसी भी सूरत में चुनावों को रद्द करने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जनवरी के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। इस बीच चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के लखनऊ दौरे पर आई है। 48 घंटे के अपने इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम मैराथन बैठकें करेगी और इस दौरान हर एक मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की टीम अधिकारियों के साथ साथ सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगी। चुनाव आयोग की टीम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के बाद जब निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली आएगी उसके बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 27 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनका निर्माण बीआरओ की ओर से किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा काम हुआ है और देश की सीमाएं कई ज्यादा सुरक्षित हुई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनमें से 5 पुल हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। मनाली सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी 1 पुल, कोठी 2 पुल, कमांडर पुल और पात्सियो पुल के साथ पोवारी पुल सड़क पर बने काशंग पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू और कश्मीर तथा लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं और दिल्ली दूसरे नंबर पर आता है। मंगलवार को ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 650 के पार पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अपने स्तर पर अलर्ट रहने की हिदायत दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखकर हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है। कोरोना की इस लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 2 नई वैक्सीन की डोजों को मंजूरी भी दे दी है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 650 के पार हो गई है। 2 दिसंबर के दिन भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 28 दिसंबर को मरीजों का आंकड़ा 653 पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों और बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखकर हरियाणा और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की 2 और वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पुरजोर तरीके से शुरू कर दी है। 3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से बच्चों के रिकॉर्ड का डाटा मांगा है, जिससे कि 3 जनवरी को इस टीकाकरण की शुरुआत की जा सके। आपको बता दें कि अनुमानित
लगभग 4 लाख बच्चे हैं जिनको ये टीका लगाया जाएगा, जिससे कि इस बढ़ती महामारी से इन बच्चों को बचाया जा सके। लगभग कोरोना वैक्सीन का काम जोरों पर चल रहा है। कैथल प्रशासन द्वारा भी यह घोषणा की गई है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उनको किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं पाई गांव में लगभग 3100 आदमियों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि 100 के लगभग आदमी अब भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वहां अगर उनसे बात करने की कोशिश गई तो कैमरे से बचते नजर आए। वहां जागरूक करने के लिए काफी जोर लगाया जा रहा है, लेकिन लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए। कोरोना को हराने की दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए अब बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। आने वाली 3 जनवरी से 15 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अब कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि 2007 से पहले जन्मे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाली 10 जनवरी से 60 वर्ष की आयु से अधिक बुजुर्ग लोगों व फ्रंट कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि फतेहगढ़ जिले में 7 लाख से अधिक लोगों की आबादी है, लेकिन अब तक सिर्फ 6 लाख लोगों को ही कोरोना की पहली डोज लग पाई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें तैयार की गई हैं जो लोगों को घरों में जाकर कोरोना वैक्सीन लगा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि स्कूलों से भी बच्चों का डाटा लिया गया है और अब तक 45,000 बच्चों का डाटा उनके पास आ चुका है और 3 जनवरी से इन बच्चों को कोरोना की पहली डोज लगानी शुरू कर दी जाएगी। यमुनानगर में 3 ओमिक्रॉन के मामले आए सामने। इसको लेकर प्रशासन और हुआ स्तर। हम आपको बता दें कि नीदरलैंड से एक दंपत्ति यमुनानगर के अंदर लौटा था और उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखा गया और उसके बाद जब उनके सैंपल भेजे गए तो दंपत्ति के जो है कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद उनके सैंपल लेकर दिल्ली लैब के अंदर भेजे गए थे। उन दोनों के जो है टेस्ट 26 तारीख को जो रिपोर्ट्स आई उसके अंदर ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। साथ ही उनके जो बहन उनके संपर्क में आई थी उसको भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इस प्रकार से एक ही परिवार के 3 लोगों के जो है ओमिक्रॉन के केस आए हैं जिन्हें की अब आइसोलेट किया गया है। वहीं जिला प्रशासन का कहना था कि इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जो कि आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे उन्हें पूरी तरीके से अपडेट किया गया है और वहीं जो ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के समय के अंदर लगाए गए थे अस्पतालों के अंदर उन्हें भी पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है। साथ ही उनका कहना था कि जिस प्रकार से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसमें भी लोगों को हिदायत दी गई है कि कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा जो है ना घूमे। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बताया कि 1 जनवरी से जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर उन्हीं लोगों का आना अनिवार्य होगा जिन लोगों को 2 डोज लगी होंगी। इस प्रकार से प्रशासन का कहना था कि कोरोना को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उसका नया वेरिएंट आया है तो लोगों को भी और सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो कोरोना से बचाव के नियम है उनका पालन करने की ज़रूरत है। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में आज नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे थे। करीब 18 महिला हॉकी टीम इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंची हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की जो महिला हॉकी टीमें हैं वो इस खेल में पहुंची हैं और आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक तरह से नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी का जो मैच है वो चलता रहेगा। आज खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी में बनने वाले एस्ट्रोटर्फ का भी शिलान्यास किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लंबे समय से मांग थी कि हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर बनाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही यूनिवर्सिटी के अंदर वेलोड्रम का भी निर्माण किया जाएगा और उन्होंने इसके साथ साथ इस बात पर जोर दिया कि जो भी खेल फेडरेशन है उनको एक मंच पर लाने का उनका प्रयास रहेगा ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका इसमें भला रहे। और संदीप सिंह खेल मंत्री ने खिलाड़ी और खेल के लिए एक तरह से ये कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा ऐसी नीति बनाती है ताकि खेल और खिलाड़ी का भला हो। राजधानी दिल्ली में डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार कर रखा है। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बता दें कि कोरोना संकट के बीच डॉक्टर्स की हड़ताल होने के कारण आने वाले समय में काफी और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते डॉक्टर इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी के कारण डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से डॉक्टरों की कई राउंड की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से हड़ताल पर जाने से सफदरजंग अस्पताल में मरीज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक महिला ने बताया कि उसके बच्चे का इलाज इसी अस्पताल में हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने यहां से दूसरी अस्पताल में रेफर किया है। लुधियाना बम धमाके की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड आतंकी जसविंदर सिंह को जर्मनी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। धमाके की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड आतंकी जसविंदर सिंह को जर्मनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में कई बड़े धमाकों की साजिश रच रहा था। जसविंदर सिंह पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर लुधियाना बम धमाके की साजिश रची थी। लुधियाना कोर्ट में हुए इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 4 लोग घायल हुए थे। लुधियाना ब्लास्ट मामले में जर्मनी से सिख फॉर जस्टिस के एक आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी जसविंदर सिंह को जर्मनी पुलिस ने एयरफोर्स से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। साथ ही लुधियाना कोर्ट धमाके मामले में भी जसविंदर सिंह के शामिल होने का शक है। आतंकी जसविंदर पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा के जरिए लुधियाना बम धमाके की साजिश रची थी। तो बता दें आपको, जिस तरह से लुधियाना ब्लास्ट मामले में लगातार पुलिस की ओर से और जो जांच एजेंसियां हैं उसकी ओर से लगातार छानबीन की जा रही है। इस बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर जर्मनी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिख फॉर जस्टिस से उसका लिंक सामने आया है और यही इसके साथ ही खबर यह भी है कि लुधियाना और मुंबई में भी हमले करने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इस बीच जसविंदर सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है और जर्मनी से बता दें आपको, जसविंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मामले में जांच आगे बढ़ रही है, उसी के साथ साथ कई और खुलासे होने की भी उम्मीद इस पूरे मामले में है। शुरुआती तौर पर ही पंजाब के CM चन्नी की ओर से इस मामले में शक जाहिर कर दिया गया था। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सियासी उठक पटक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही लगातार बयानबाजी के चलते प्रदेश में सियासी पारा हाई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। साथ ही बीजेपी को कई बड़े झटके लगने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि कांग्रेस में कई लोग शामिल होना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी का मैजिक खत्म होता जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना को लेकर लगाए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर हरीश रावत ने कहा है कि वे सरकार के साथ है, लेकिन चुनाव समय पर होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड सुरक्षा और जांच सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही एक सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई है जहां हरीश रावत ने हरक सिंह के साथ मुलाकात की है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बयानबाजी से प्रदेश का सियासी पारा हाई है। इस बीच हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची है। जल्द ही उनके कई बड़े झटके लगने वाले हैं। कई लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि लोगों के बीच बीजेपी का मैजिक खत्म हो गया है। उत्तराखंड में कोविड को लेकर सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के मामले में हरीश रावत ने कहा कि सरकार कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए वो उनके साथ हैं, बशर्ते चुनाव समय पर होने चाहिए। कोविड सुरक्षा और जांच कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वही खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्री हरक सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। जिला किन्नौर में दिसंबर माह में करीब 2 से 3 बार बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से जिला किन्नौर के तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। जिला किन्नौर में बर्फबारी के बाद अब तापमान 0 से नीचे चला गया है। इसी के चलते जिला किन्नौर में सभी पीने की जल स्रोत भी जम चुके हैं। जिला प्रशासन ने 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक के लिए जिला में भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से जिला किन्नौर की ओर आने वाले सभी पर्यटकों को भी चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात के चलते ग्लेशियर गिरने का खतरा बना रहता है। बता दें कि आज एक बार फिर से जिला किन्नौर में मौसम खराब हुआ है। ऐसे में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हुई है।
इसी के चलते जिला किन्नौर के निचले वाले क्षेत्रों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अब जिला प्रशासन द्वारा लोगों को बिना वजह सफर करने से भी सख्त मनाही की गई है, क्योंकि जिला किन्नौर में बर्फबारी व बारिश के दौरान पहाड़ों से भूस्खलन व चट्टानों के खिसकने का सिलसिला भी जारी रहता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को 1 जनवरी 2022 तक बिना वजह सफर करने से सख्त मनाही की है, ताकि किसी के जानमाल का नुकसान ना हो। में किसान यूनियन की शिकायत पर कृषि विभाग एवं पुलिस ने आज कैथल रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर 300 बैग यूरिया के बरामद किए। एसडीओ कृषि विभाग मुनीश वत्स ने बताया कि किसान यूनियन की शिकायत हमें मिली थी, जिसके आधार पर हमने पुलिस को साथ में लेकर के आज कैथल रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा, जहां पर अवैध रूप से छुपाए हुए 300 बैग यूरिया के बरामद किए हैं। हमने इनको कब्जे में लेकर के जांच जारी कर दी है। सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड पर एक पिज्जा शॉप में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जहां आग की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जहां 2 फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। वहीं दुकान मालिक की अगर बात करें तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कई नेता और समाजसेवी लोग वहां पर पहुंचे और दुकानदार मालिक को आश्वासन दिया है, जहां उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है उसमें उसे सहायता राशि मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं कारणों की अगर बात करें तो शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और ज़्यादा आग लगने का कारण दुकानदार ने बताया कि दुकान में फ्रिज रखा था और फ्रिज में जो गैस सिलेंडर था उसकी वजह से गैस में आग लगी और जिसकी वजह से आग ज़्यादा भभक गई और जिसकी वजह से उसे पूरी दुकान जो है आग की भेंट चढ़ गई। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।